वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए उर्दू का सबक नंबर 4 पढ़ाऊंगी। सबक नंबर 4 है यादिश बखैरिया। तो ये चैप्टर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के ज़रिए लिखा गया एक 300 मिज़ाह का प्रकार है। यानी कि देखो, इस बुक के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। कोई चैप्टर दास्तान है, खाका है, मज़मून है। तो ये चैप्टर उर्दू लिटरेचर का कौन सा प्रकार है? इस चैप्टर के अंदर 300 मिज़ाह का इस्तेमाल किया गया है। तो 300 मिज़ाह से मुतालिक सवाल जवाब एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर मैंने पूरी ही डिटेल के अंदर समझाया है, आप वहाँ से जाकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़ेंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इनकी पैदाइश 1925 में हुई। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी हमारे दौर के मशहूर 300 मिज़ाह निगार हैं, यानी कि 300 मिज़ाह लिखने वाले हैं। वो अल्फाज के अनोखे और दिलचस्प इस्तेमाल से मिज़ाह पैदा करने के फ़न में बड़ी महारत रखते हैं। बाद में बात पैदा करने के अलावा अशार और मिसरों के बरमहल और बरजिस्ता इस्तेमाल से हंसने हंसाने के फ़न से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो अक्सर बबेशतर संजीदा अशार और मिसरों कहावतों और मुहावरों और ज़रबुल मिस्र में थोड़ी सी तब्दीली करके या अपनी असली सूरत में ऐसे सयाक व सबाक के साथ इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ने वाला भड़क उठता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का यही रद्द अमल उनकी इंशाइयों में भी शगुफ्तगी के साथ देखने को मिलता है। उनकी तहरीर में ऐसी अपनायत होती है कि कारी यानी कि पढ़ने वाला बिला तकल्लुफ़ उनके कहकों में शरीक हो जाता है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी अल्फाज के मिजाजदा हैं, लहजे के उतार चढ़ाव और नज़ाकतों से खूब काम लेते हैं अपने लेखों के अंदर। अपने आर्टिकल्स में चिराग तले, खाकम बदहन, ज़रगुज़िश्त, आबेगम उनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। झेल का मज़मून यानी कि जो आपके बुक के अंदर चैप्टर दिया गया है, उनकी किताब चिराग तले से लिया गया है। याद रखोगे कि ये चैप्टर मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की मशहूर किताब चिराग तले से लिया गया है, जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मुसन्निफ़ ने अपने एक दोस्त आगा तलमीज़ुर रहमान का बहुत ही मज़ाहिया अंदाज़ के अंदर ज़िक्र किया है, उनकी बातों को बयान किया है। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स जान लेते हैं। हेवदा यानी कि ज़ाहिर, मुतमन्नी यानी कि तमन्ना करने वाला, रसाई यानी कि पहुँच, कम आमेज़ी यानी कि कम मिलना जुलना, तोजी वजह बयान करना, देरपा यानी कि देर तक कायम रहने वाला, मोरूसी कहते हैं बारिश में मिली हुई, रबा सदी यानी कि चौथाई सदी, आवेज़ा यानी कि लटका हुआ, वारफतगी यानी कि बेखुदी, आबदीदा आंखों में आंसू भरा हुआ, रोबाए ज़वाल यानी कि पस्ती की तरफ माइल, लहन कहते हैं सुरीली आवाज़ को, तकरीब ख़ास यानी कि ख़ास या नज़दीकी, उकदा कहते हैं पेचीदा या मुश्किल को, एन मेन यानी कि हूबहू, वतीरा कहते हैं ढंग को, ममदू यानी कि जिसकी तारीफ़ की जाए, मुमतहन यानी कि इम्तिहान लेने वाला, मुमतहिन, दरकार ज़रूरी, दियार यानी कि शहर या इलाका, यकीन वासिक यानी कि पक्का यकीन, नो कहते हैं किस्म को, मोसिन यानी कि ज़्यादा उम्र, रकमुल हुर्फ यानी कि लिखने वाला, लारेब यानी कि बेशक, गजींद यानी कि नुकसान, दास्तान पास्तान पुरानी दास्तान। अगला है कसरे शान, वो बात या काम जिससे इज़्ज़त आबरू में कमी आए, तौफीक यानी कि हौसला, हनूत यानी कि एक किस्म का मसाला जो मुर्दे को गुस्ल देने के बाद उसकी लाश महफूज रखने के लिए लगाया जाता है, यानी कि मम्मी पर, कवाक कहते हैं खोखले को, होट करना यानी कि अंग्रेज़ी होट मुशायरे या तकरीर वगैरह पर नापसंदगी जाहिर करने के लिए शोर मचाना, जिसे होट करना कहते हैं। सिपासनामा वे तहरीर जो किसी जलसे में किसी शख्स की खिदमत के एतराफ़ में तारीफ़ के लिए पढ़ी जाए, तकरीब यानी कि कोई मौका, मखफूदुल ख़ब्र यानी कि लापता, वल्हाना जज्बात से भरपूर, हदियतन तोहफे के तौर पर, याद रफ्त का यानी कि रफ्त का, रफ्ता की जमा यानी गुजरे हुए लोग, बारे खातिर दिल का बोझ, कौवा वो गिलाफ जिसे रेशम का कीड़ा अपने लुआब से, अपने थूक से अपने गिर्द बना लेता है, जोहर छोटा तालाब,
हिबाला रस्सी, हिबाला निकाह का मतलब है निकाह की कैद। इद्दत शोहर की मौत हो जाने या तलाक ले लेने के बाद एक मुद्दत जिसमें औरत निकाह सानी नहीं कर सकती, यानी कि निकाह नहीं कर सकती। अब बच्चों, मैं आपको इस चैप्टर का खुलासा पढ़कर बताती हूँ। सबक के उन्वान यदिश बखैरिया से ज़ाहिर होता है कि ये एक मज़ाहिया मज़मून है। मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने यदिश बखैरिया को, जो एक दुआया कलमा है, यानी कि दुआ देने वाला कलमा है, और इसके मायने हैं इसकी या उनकी याद अच्छी रहे। समझ में आया कि यादिश बखैरिया एक दुआ देने वाली लाइन है जिसके मायने हैं इसकी या उनकी याद अच्छी रहे को बदली हुई शक्ल यादिश बखैरिया में लिखा है। इससे उनकी मुराद है कि जिन साहब की यादें लिख रहे हैं, जिन साहब की याद वो लिख रहे हैं वो किस कदर मज़ाहिया अंदाज में है। समझ में आया कि सबक के उन्वान से ही पता चलता है कि ये चैप्टर एक मज़ाहिया चैप्टर है, तंज़ो मिज़ा वाला चैप्टर है। इसके अंदर इसका मतलब क्या है इस चैप्टर का, इसकी या उनकी याद अच्छी रहे बदली हुई शक्ल के अंदर यदिश बखैरिया में लिखा है। इससे मुराद है कि जिन साहब की यादें वे लिख रहे हैं वे किस कदर मज़ाहिया अंदाज में है। मुश्ताक अहमद ने इस मज़मून में एक किरदार आगा तलमीज़ुर रहमान का जिक्र बहुत ही पुरलुत्फ़ अंदाज में किया है। इससे पता चलता है कि आगा की पूरी ज़िंदगी अजीब व गरीब हालत में गुजरी। ये हालत काबिल रहम थे और उसके ज़िम्मेदार वो ख़ुद थे, यानी कि उनकी ख़ुद की मेंटलिटी थी। आगा को पुरानी चीज़ें और गुजरे हुए वक्त की बातें ज़्यादा अजीज़ थी। उनकी रिहायशी कमरे में पुरानी चीज़ें इस तरह भरी हुई थी कि देखने से ये अंदाज़ा होता था कि पहले सामान रखा गया, फिर उसके चारों तरफ कमरे की दीवारें बनाई गई हैं, यानी कि सामान ठसाठस भरा हुआ था। पुरानी चीज़ों को इस तरीके से सहज कर रख रखा था। वो नए दोस्त बनाते हुए डरते थे और अपने पास दोस्तों को इस बिना पर महबूब रखते थे कि वे इनसे पहले मर चुके थे। लिहाजा उनकी यादों को महफूज करके उन्होंने अपने दिल की ममी खाने में बड़े करीने से सजा रखा था। उनके पास 1927 मॉडल की फोर्ड कार थी जो उन्होंने एक ज़ईफ़ुल पारसी से तकरीबन मुफ्त ली थी, और इस कार का चलाना और चलना मौजिज़ाए फ़न से कम नहीं था। बिल्कुल बेकार कार थी क्योंकि उसमें पेट्रोल से ज़्यादा खून जलता था। आगा ने इस गाड़ी से छुटकारा पाने के लिए शहर से बाहर किसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, मगर हर मर्तबा पुलिस ने सरकारी खर्च पर कार उनके घर तक वापस पहुंचा दी। एक बार फोर्ड कंपनी वालों ने कदीम मॉडल के म्यूज़ियम में रखने के लिए पेशकश की और वो इस पुरानी कार के बदले में एक नई कार ले आगा को पेशकश की, मगर आगा ने ये पेशकश ये कहकर ठुकरा दी कि उन्हें उसके बदले में 2 कारें चाहिए। आगा की उम्र क्या थी ये किसी को नहीं मालूम, जो उनको बूढ़ा जानकर कतराते और बूढ़े कल का लोंडा समझकर मुंह न लगाते। उनकी शादी के मुतालिक बाज़ रिवायतें हैं कि बीए के नतीजे इस कदर बददिल हुए कि ख़ुदकुशी करने की ठान ली। बूढ़े वालिदैन ने समझा कि बेटा ख़ुदकुशी ना करो, शादी कर लो। चुनांचे शादी हो गई, लेकिन उन्हें लगा कि उनकी आज़ादी छिन गई शादी करने से। उनकी नेक बख्त बीवी को रहम आ गया और वो हमेशा के लिए मेके चली गई। 15 साल बाद उन्होंने फिर एक मिस्न खातून से शादी की। उसने बहुत जल्द तलाक ले ली। जब आगा का इंतकाल हुआ तो वसीयत के मुताबिक 700 मील दूर चाकसो खूरद ले जाकर उनको दफनाया गया। मुसन्निफ़ के मुताबिक आगा बिलाशुबह जन्नती थे क्योंकि वो किसी के बुरे में नहीं थे। उन्होंने अपनी ज़ात के अलावा कभी किसी को गज़िन या नुकसान नहीं पहुंचाया। तो यहाँ से मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा खुलासा बहुत कम टाइम में पढ़कर बता दिया है। पहले एग्ज़ाम से मुतालिक एडिशनल क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ, फिर लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊँगी, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन आंसर भी इम्पॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं एग्ज़ाम में। हर नए मुलाकाती से हाथ मिलाते वक्त आगा की क्या कैफियत होती थी, यानी कि हर नए इंसान से हाथ मिलाते वक्त। जवाब होगा, आगा हर नए मुलाकाती से सहमे अंदाज में मुसाफा करते, हाथ मिलाते। मुसन्निफ़ का कहना है कि उससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि वे हर नए मुलाकाती से हाथ मिलाने के बाद अपनी उंगलियां ज़रूर गिन लेते होंगे, यानी कि वो डर लगता था उनको। नेक्स्ट है, मुसन्निफ़ ने लिखा है कि मुस्तकिल अपनी ही मुसीबत ने उनको ख़राब कर दिया, ऐसा क्यों? तो जवाब होगा, मुसन्निफ़ का कहना है कि आगा तलमीज़ुर रहमान चूँकि
किसी शख्स से मिलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए अकेले रहने की वजह से इस कदर हसास और मोहताज हो गए थे कि अक्सर लोगों से मिलना कसरे शान समझते थे, शान के ख़िलाफ़ समझते थे। आम तौर पर लोग दूसरों की सोहबत में ख़राब होते हैं, लेकिन आगा को सिर्फ अपनी ही सोहबत ने ख़राब कर दिया था, क्योंकि वो सोशल नहीं एंटी सोशल थे। नफ्सियात के किसी फार्मूले की गुमराहकुन रोशनी में आगा किस नतीजे पर पहुँचे? आगा इस नतीजे पर पहुँचे थे कि मिल के बिछड़ने में जो दुख होता है वो ज़रा देर मिल बैठने की वक्ती खुशी से 7 गुना ज़्यादा और देरपा होता है, और बैठे बिठाए अपने दुखों में इजाफा करने के हक में थे। यादों को हनूत करने से क्या मुराद है? यादों को हनूत करने से मुराद यादों को महफूज करना या सीने से लगाए रखना है। कदीम मिस्र में कायदा था कि मुर्दे को गुस्ल देने के बाद एक ख़ास किस्म का मसाला उसके पूरे जिस्म पर मला जाता था, जिससे इंसान या जानवर की लाश ख़राब नहीं होती थी और महफूज रहती थी। मम्मी किसे कहते हैं? तो जिन लाशों को महफूज रखने के लिए हनूत मसाला लगाया जाता था, उन्हें मम्मी कहते थे। अगला सवाल है, अंग्रेज़ों के वतीरे के मुतालिक मुसन्निफ़ ने क्या कहा? मुसन्निफ़ मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने अंग्रेज़ों के वतीरे के मुतालिक अपने मखसूस अंदाज में लिखा कि वे किसी इमारत को उस वक्त तक खातिर में नहीं लाते जब तक वे खंडर ना हो जाए, यानी पुराना होकर आसारे कदीमा ना बन जाए। अगला सवाल है, तकरीबन मुफ्त लेने से क्या मुराद है? तकरीबन मुफ्त लेने से मुराद है कि किसी शे को इंतहाई कम दामों में लेना, यानी असल कीमत के मुकाबले बहुत कम रकम देना। अगला सवाल है, मुसन्निफ़ ने क्यों लिखा है कि इस कार में पेट्रोल से ज़्यादा खून जलता है? कार चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पेश आती है। इंजन में पेट्रोल इस्तेमाल होकर ख़त्म हो जाता है, उसे पेट्रोल का जलना कहते हैं। मगर आगा साहब की कार चूँकि इस कदर बेकार थी कि उसे पेट्रोल के अलावा धक्के लगाकर चलाया जाता था, और इसमें सवारी करने वालों को अक्सर व बेशतर कार चलाने के अलावा धक्के लगाने पड़ते थे, उन्हें इस बात पर गुस्सा आता था। इसलिए इस गुस्सा आने को खून जलाने से ताबीर किया है। कोई ये कार शायद लेने के लिए भी रजामंद ना होता, इसका मतलब क्या है? वो कार इस कदर पुरानी और ख़राब हालत में थी कि कोई उसे बिला कीमत तोहफे या नजराने के तौर भी लेने के लिए तैयार न था, क्योंकि सभी जानते थे कि ये कार लेने पर उनका खून भी जलेगा और पैसा भी ज़ाया होगा। इसलिए मुसन्निफ़ ने कहा कि कोई हदियतन भी लेने के लिए राज़ी ना था। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैरिया में जिस किरदार का खाका पेश किया है, उनके बारे में नोट लिखना है। तो यहाँ पर उन्होंने यादिश बखैरिया में मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने आगा तलमिज़ुर रहमान चाक्सबी के किरदार अपने मखसूस मज़ाहिया व तंज़िया अंदाज में पेश किया है कि वो एक दिलचस्प और मायने खेज़ खाका बन गया है, क्योंकि आगा को अहद हासिर से ज़्यादा, यानी कि प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में दिलचस्पी थी। वो माजी परस्त थे, माजी की यादों में रहना पसंद करते थे। इसलिए पुराने लोग, पुरानी अशिया, पुरानी किताबें एक कमरे में बंद कर रखी थी। इस कमरे में वो खुद रहते थे। नए लोगों से मिलने से गुरेज, यानी कि परहेज़ करते थे कि कहीं उन्हें उनसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचे या वो किसी आफत में मुब्तला ना हो जाएं। मुसन्निफ़ ने तो यहाँ तक लिखा है कि नए मुलाकातियों से वो इस कदर सहमे रहते थे कि मुसाफी, यानी कि हाथ मिलाने के बाद वे अपनी उंगलियां ज़रूर गिन लेते होंगे कि कम तो नहीं हो गई। तन्हा कमरे में अपने लोग उनसे उनकी कम आमेज़ी की वजह पूछते तो वो कहते कि जब पुरानी दोस्तियां निभाने की तौफीक और ज़रूरत नहीं तो नए लोगों से मिलने का क्या फ़ायदा। आगा के पास 1927 मॉडल की फोर्ड कार थी। एक बार फोर्ड कंपनी वालों ने उनके पास पैगाम भेजा कि ये कार हमें लौटा दो, हम इस कदीम मॉडलों के म्यूज़ियम में रखेंगे और इसके बदले में साले रवा मौजूदा साल की मॉडल की बड़ी कार पेश करेंगे। शहर के लोगों को जब मालूम हुआ तो आगा की खुशनसीबी के चर्चे होने लगे, मगर आगा ने इस पेशकश को हिकारत से मुस्तरद कर दिया कि मैं एक नहीं 2 कारें लूँगा इसके बदले। उन्होंने एक के बाद दूसरी शादी की। दोनों बीवियों ने उनकी आदत व इतबार से परेशान होकर तलाक ले ली।
ان کی عادت و اتوار کی بنا پر طلاق لے لی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق انہیں 700 میل دور چاکسو خورد میں ہی دفنا دیا گیا۔ مصنف کا خیال ہے کہ وہ جنتی تھے کیونکہ انہوں نے اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ یوسف نے آغا کے کمرے کا نقشہ کس طرح کھینچا؟ یہ ایک چھوٹا سا نیم تاریک یعنی کہ ہلکی روشنی والا کمرہ تھا جس کے دروازے کی تنگی سے معائنہ خیال آیا کہ پہلے مسیری اور دوسری بھاری بھرکم سامان اور چیزیں خوب ٹھسا ٹھس جما دی گئی ہیں، اس کے بعد دیواریں اٹھائی گئی ہوں گی۔ دیواروں پر آغا کی ربی صدی یعنی کہ 14 صدی پرانی تصویر آویزہ تھی جس میں وہ سیاہ گاؤن پہنے ڈگری ہاتھ میں لیے یونیورسٹی میں مسکرا رہے تھے۔ اس کے عین مقابل دروازے کے اوپر دادا جان کے دختوں کی ایک کواک گھڑی ٹنگی ہوئی تھی جو پچھلے 15 سال سے 24 گھنٹے میں صرف 2 دفعہ صحیح وقت بتاتی تھی۔ ایک طاق میں فرش کی نسبت چھت سے زیادہ قریب ایک گراموفون رکھا ہوا تھا جس پر آغا چھپن چھری اور بھائی چھیلا پٹیالے والے کے گھسے گھسائے ریکارڈ سنتے تھے۔ اگلا سوال ہے اس مضمون کی اہم خوبیاں بتانی ہیں۔ اس مضمون کی اہم خوبیاں بیان کرنے سے پہلے ہم اس کے عنوان سے ہی بات شروع کر دیتے ہیں کہ یادیش بخیریہ ایک سنجیدہ کلمہ ہے جس کے معنی ہے ماضی کے کسی شخص کی یادوں کو بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے اس کی یا ان کی یاد اچھی رہے، یا یہ کہیں کہ وہ دور کتنا اچھا تھا۔ مگر مشتاق احمد یوسفی نے یادیش بخیر کو یادیش بخیریہ لکھ کر پر لطف انداز میں بیان کیا ہے اور ایسے شخص کی یادیں بیان کی ہیں جو عہد حاضر میں بھی رہتے ہوئے پرانی چیزوں کو عزیز رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا مگر اس وقت کی قدامت پرستی میں اس کی کمی نہ آئی۔ مشتاق احمد یوسفی نے اس مضمون میں آغا تلمیذ الرحمن کے آگے علاقائی نسبت چاکسوی لگا کر اس نام کو بھی پرمزہ بنا دیا ہے اور آغا کے کردار پر اس انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ آغا کی پوری زندگی قابل رحم حالت میں گزرتی نظر آتی ہے اور وہ اس خراب حالت کا کوئی دوسرا شخص نہیں، آغا خود ذمہ دار تھے۔ اب وہ عمر کے اس دور سے گزرتے ہیں جس میں وہ صرف یادوں کے سہارے آدمی زندہ رہتا ہے۔ یوسفی نے اس دور کی تمام باتوں کو سنجیدگی اور سادگی سے بیان کرنے کی بجائے انتہائی دلچسپ انداز میں پیش کیا کہ پڑھنے والا مسکراتا نہیں کہکا لگاتا ہے۔ آگے کے کچھ اور پوائنٹس ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کر پڑھ لینا، عملی کام ہے۔ انہوں نے اپنی ذات کو ہی انجمن خیال کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مستقبل اپنی ہی صحبت میں ان کو خراب کر دیا۔ آغا چونکہ کم آمیزہ اور انتہائی پسند تھے اس لیے دوسرے لوگوں کی محفلوں اور انجمن میں جانے کی بجائے اپنی ذات ہی کو ایک انجمن خیال کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ دنیا اور لوگوں کو بس اپنے ذات ہی کے حوالے سے دیکھتے تھے۔ اس لیے مصنف نے لکھا کہ مستقل اپنی ہی صحبت نے انہیں خراب کر دیا، لہٰذا ان کی یادوں کو حنوط کر کے انہوں نے اپنے دل کے ممی خانے میں بڑے کنیے سے رکھا۔ جس طرح لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے انہیں حنوط کر کے ممی خانے میں رکھ دیا جاتا ہے، اسی طرح آغا نے اپنے پچھلے دور کے گزرے ہوئے عزیز و اقراب کی یادوں کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھا تھا اور ان کی یادیں ان کے دل میں سلیقے سے سجی ہوئی تھیں۔ واقعی اس کار کا چلنا اور چلانا معجزہ فن سے کم نہ تھا، اس لیے اس میں پیٹرول سے زیادہ خون جلتا تھا۔ کار اس قدر خراب تھی کہ اس کا چلنا اور چلانا کسی فنی معجزے سے کم نہ تھا کیونکہ اس میں پیٹرول کا خرچ کم تھا اور اس سے زیادہ خون جلتا تھا۔ جو جوان ان کو بوڑھا جان کر کتراتے اور بوڑھے کل کا لونڈا سمجھ منہ نہیں لگاتے۔ آغا عمر کے اس حد میں تھے کہ وہ جوان نہیں رہے تھے اور نہ اتنے بوڑھے تھے، ادھیڑ عمر تھے۔ بوڑھے انہیں اپنا ہم عمر سمجھے، اس لیے جوان اور بوڑھے دونوں ہی ان سے ملنے سے گریز کرتے تھے کہ یہ شخص ہماری عمر کا نہیں ہے۔